नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा और बुलेटिन की शुरुआत सबसे बड़ी खबर के साथ। केरल के कोझिकोड में बड़ा विमान हादसा हुआ है। प्लेन 2 टुकड़ों में बंट गया। इस हादसे में एयर इंडिया का यह विमान दुबई से केरल आ रहा था, तभी कोझिकोड एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान क्रैश हो गया। प्लेन उड़ा रहे पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई। प्लेन में कुल 191 लोग सवार थे। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन यानी डीजीसीए ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे के बाद राहत और बचाव के काम बड़े स्तर पर किए जा रहे हैं। फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की गाड़ियां घटनास्थल पर मौजूद हैं। इस फ्लाइट की उड़ान संख्या IX1344 है। यह प्लेन दुबई से शाम के 4:45 पर उड़ा था। प्लेन में 184 यात्री और बाकी क्रू मेंबर सवार थे। शाम को 7:41 पर लैंडिंग के वक्त प्लेन रनवे पर फिसल गया। डीजीसीए के मुताबिक बारिश की वजह से यह हादसा हुआ है। और हमने एयर इंडिया के रिटायर्ड कैप्टन शंभू प्रसाद सिन्हा से बात की। आप भी सुनिए आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या हो सकती है। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं एयर इंडिया के रिटायर्ड कैप्टन शंभू प्रसाद सिन्हा। शंभू जी, इस हादसे को लेकर आपके पास क्या जानकारी और जब विमान फिसलता है उस दौरान क्या स्थिति होती है, चूंकि आप अपने अनुभवों के आधार पर बता सकते हैं इस हादसे को लेकर। जी, ये कोझिकोड एयरपोर्ट है, कालीकट का नया नाम कोझिकोड, और ये एयरफील्ड डिफिकल्ट एयरफील्ड में माना जाता है। यहाँ के लिए कप्तान लोगों को एक्सपीरियंस कप्तान का भी अलग से चेक होता है और तब वो कालीकट के लिए क्लियर होते हैं। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। इंटरनेशनल गल्फ फ्लाइट ज्यादातर पहले यहीं लैंड करती हैं और एयर इंडिया एक्सप्रेस की ये फ्लाइट दुबई से आ रही थी, उसे कालीकट लैंड करना होता है। कालीकट रनवे को जैसे टेबल टॉप लोग बोलते हैं, सही वर्ड है उसके लिए ये आम भाषा में। इसके पहले पहाड़ है, खाई है दोनों तरफ, और जितनी जगह है मैक्सिमम जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं वो मुश्किल से जहाज को उड़ने के लिए सफिशिएंट हो पाता है। ऐसे में अगर ऊपर से रेन भी अगर है और रनवे गीला है उस समय वहाँ की, तो ब्रेक लगाना जो है वो आसान नहीं होता है। ब्रेक न लगाएं तो जहाज रुकेगा नहीं। ब्रेक अगर जोर से लगे तो एक्वा प्लानिंग करके एक चीज होती है, पानी के ऊपर जहाज फिसलने लग जाता है एक तरह से जी। और हुआ ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उसने बड़े रनवे पर न रोक पाना इसका माने है जहाज फिसला है। ये भी हो सकता है कि जहाज सही जगह न लैंड करके थोड़ा आगे लैंड किया हो, ऐसा मेरा अंदाज लगता है। लेकिन बड़ी खबर शंभू जी ये है कि विमान 2 टुकड़ों में टूट गया। ये किस परिस्थिति में हो सकता है? और अभी 3 लोगों की मौत की खबर भी आ रही है। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। इस हादसे में एक पायलट की मौत की खबर आई थी, अब 3 लोगों की मौत की भी खबर आई है। एयरपोर्ट पर 24 एम्बुलेंस पहुंच गई हैं। जो घायल हैं उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराने के लिए। शंभू जी, 2 टुकड़ों में विमान टूटा है। ऐसा इसलिए कि जितने भी जहाज बनते हैं टेक्निकली वो बनाए ही इस हिसाब से जाते हैं कि जब भी एक्सीडेंट होगा तो 2 या 3 टुकड़ों में टूटेंगे, ताकि लॉस पूरे का न हो सके। जो डैमेज है, जो हानि है, वो के छोटे से हिस्से का ही हो सके। तो ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। वो बनाया ही जाता है 2 या 3 टुकड़े में टूटने के लिए, एक जगह को कमजोर बनाया जाता है और ये डिजाइन फीचर होता है जहाज का। तो उसमें अगला पोर्शन ज्यादा डैमेज हुआ है, पिछला पोर्शन नहीं हुआ है, और आगे के पोर्शन में कॉकपिट है, तो नेचुरली कैप्टन को पायलट की इंजरी ज्यादा होगी ऐसे हालात में। और जो आगे में विमान कर्मी रहे होंगे जो काम करते हैं उनका हुआ होगा लॉस। पायलट की मौत हुई है। आपने कहा कि अगले हिस्से में ज्यादा लॉस होता है, तो ये खबर भी है कि पायलट की मौत हुई है। जी, अगले हिस्से में, अगला हिस्सा अगर डैमेज हुआ है तो डिपेंड करता है। आग लगने में किसी एक में आग लगती है, किसी एक हिस्से में नहीं लगती है, चांस की बात है। फिर भी लॉस को कम रखने के लिए जहाज को 2 या 3 टुकड़ों में टूटना उसका डिजाइन फीचर होता है। ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है। जो फ्लाइंग से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं कि जहाज टूटता है बीच से।
ठीक है, एक पायलट और 2 यात्री की मौत हुई है, ये हम अपने दर्शकों को अपडेट पर बता दें। और शंभू प्रसाद सिन्हा कैप्टन, रिटायर्ड कैप्टन है एयर इंडिया के, अपने अनुभवों के आधार पर बता रहे हैं हमें कि किस तरह से हादसा हुआ होगा और उसके बाद की परिस्थिति क्या हुई होगी। शंभू जी, जब किसी तरह इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग की बात होती है या मौसम खराब होता है, उस समय कैप्टन के पास, जो पायलट होता है या को पायलट होता है, उसके पास क्या ऑप्शंस होते हैं इस हादसे से बचने के लिए? जितने भी पायलट ऑपरेट करते हैं अनुभवी होते हैं और अपने अनुभव के हिसाब से वो जजमेंट लेते हैं कि करना चाहिए या नहीं। लेकिन कभी कभार जो भी जानकारी मिलती है वो 1 मिनट के अंदर अचानक बदल जाती है। जैसे मूसलाधार बारिश का होना, बारिश मान लीजिए मामूली है, ड्रिजल है, और ठीक लैंडिंग के समय अचानक तेज बारिश हो जाए, इसका पायलट इलाज नहीं कर सकता है, इसे किस्मत पर छोड़ना पड़ता है। फिर भी मैं ये कह सकता हूँ कि इसका अल्टरनेट चेन्नई होता है, कालीकट का, जहाँ तक मुझे याद है। कई साल पहले मैं ऑपरेट करता था ये फ्लाइट दुबई कालीकट। तो ऐसी हालत में बिना किसी और चीज की फिक्र किए हुए वहां लैंड न करना और ऑल्टरनेट चला जाना ही ज्यादा बुद्धिमानी की बात होती है। लेकिन मैं बता नहीं सकता हूँ कि किन हालात में कप्तान ने ये डिसीजन लिया वहां उतरने का और क्या हुआ। लेकिन फिसलना तो जाहिर है कि तेज बारिश हो गई होगी तो ब्रेक काम नहीं किया होगा, फिर क्या हो गया जहाज। रनवे की लंबाई भी बहुत छोटी है कोझिकोड एयरपोर्ट की जी। कोझिकोड एयरपोर्ट की लंबाई जो है, रनवे की लंबाई, वो बहुत छोटी है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है हादसे की। इसीलिए वहां ऑपरेट करने के लिए कप्तान का अलग से चेक होता है। हर पायलट वहां नहीं उतर सकता है, केवल एक्सपीरियंस पायलट जिनकी खास ट्रेनिंग हुई हो ऐसे छोटे रनवे पर उतरने के लिए वही उतर पाते हैं वहां। आप कभी कोझिकोड एयरपोर्ट पर आपने लैंडिंग की है? जो आपने कहा कि आप इस रूट पर चलाते रहे विमान, आप अपने अनुभव हमारे दर्शकों के साथ साझा कर सकते हैं। जी, मैं अक्सर इस फ्लाइट को ऑपरेट करता था जब मैं इंडियन एयरलाइंस के लिए काम करता था जी। तो ज्यादातर गल्फ फ्लाइट कालीकट से ही चलती है और दुबई, शारजा, कुवैत, ये सारी फ्लाइटें वहीं से ऑपरेट करता था। तो कालीकट तो एक तरफ से हफ्ते में 2-3 दिन तो कालीकट में आना जाना लगा ही रहता था, इसलिए मैं परिचित हूँ इस एयरफील्ड से। और ये थोड़ा आसान नहीं है। हमेशा से क्या ये चुनौतियां पेश आती रही हैं? क्योंकि आपने कहा कि दोनों तरफ खाई भी है उस एयरपोर्ट, दोनों तरफ खाई है। आप पहले अगर उतर जाते हैं तो गलत, अगर आप ठीक जगह नहीं उतर पाए आगे बढ़ गए तो गलत। हर हालत में केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया का विमान हादसे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है और उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर दुख हुआ। यह अमित शाह ने ट्वीट कर दुख जताते हुए उन्होंने कहा कि केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर सुनकर दुख हुआ। एनडीआरएफ की टीम को घटनास्थल पर पहुंचने और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए निर्देशित किया है। तो आगे बढ़ते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले की सबसे बड़ी किरदार रिया चक्रवर्ती से तकरीबन 8 घंटे से ज्यादा ईडी ने पूछताछ की। पूछताछ में रिया से चल अचल संपत्ति से लेकर पिछले 3 सालों में इनकम सोर्स और भाई शोविक चक्रवर्ती की फर्म तक हर चीज के बारे में पूछताछ हुई। मिली जानकारी के मुताबिक रिया ने अपने खर्च का ब्यौरा नहीं दिया है, न ही ईडी को कोई सबूत दिया है। अधिकारियों को रिया ने गुमराह करने की कोशिश की। तो रिया चक्रवर्ती जब बाहर निकली, मीडिया कर्मियों की भीड़, और जाहिर है तमाम सवाल मीडिया कर्मी भी, लोग भी पूछना चाह रहे होंगे, लेकिन ईडी के सवालों का आज सामना 8 घंटे से ज्यादा तक किया रिया चक्रवर्ती ने। लेकिन यह खबर है कि सवालों से सामना जरूर हुआ, लेकिन वो उन सवालों का जवाब नहीं दिया उन्होंने। रिया चक्रवर्ती ने सवालों से भागती रही। प्रॉपर्टी के बारे में कई सवाल किए गए, पूछा गया कि आपका इनकम सोर्स क्या है, तो वो बताने से इनकार कर दिया। ये भी पूछा गया कि अगर आपकी कमाई लाखों में है तो फिर करोड़ों की प्रॉपर्टी आपके नाम पर कैसे है, आपकी कंपनी के बारे में बताइए। तमाम वो सवाल ईडी ने पूछे, लेकिन उन सवालों को लेकर ईडी को गुमराह करने की कोशिश
8.5 घंटे तक की पूछताछ में रिया चक्रवर्ती ने की। ये दो तस्वीरें दोपहर 12 बजे रिया चक्रवर्ती ईडी के मुंबई दफ्तर में जाती हैं और करीब शाम 8.5 घंटे तक पूछताछ के बाद करीब 8:30 बजे वो बाहर निकलती हैं। सुशांत सिंह मौत मामले में रिया चक्रवर्ती से ईडी ने 8 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। रिया से जुड़े कई अहम सवालों की जानकारी न्यूज़ 18 को मिली है। इस खास रिपोर्ट में देखिए रिया से कौन कौन से सवाल ईडी की ओर से पूछे गए। सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती का आखिरकार ईडी के अफसरों से सामना हो ही गया। नोटिस मिलने के बावजूद पहले इनकार किया और फिर अपने भाई शोविक के साथ पहुंच गई मुंबई ईडी के दफ्तर। न्यूज़ 18 के पास रिया से पूछे गए उन 14 सवालों की एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जो हम आपको बताने जा रहे हैं। ईडी के अफसरों ने रिया पर सवालों की झड़ी लगा दी और एक के बाद एक 14 सवाल पूछे। आप अपना पूरा नाम और पता बताइए। आप क्या क्या काम करती हैं? आय का स्रोत क्या है? आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? उनकी आय का जरिया क्या है? क्या आप सुशांत सिंह राजपूत को जानती हैं? यदि हां तो कैसे? सुशांत के साथ कोई वित्तीय साझेदारी या पैसों का लेन देन था? चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें। कितने बैंकों में अकाउंट है? क्या आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करती हैं? यदि हां तो 5 साल का डिटेल दें। आपके और सुशांत के बीच कैसे रिश्ते थे? उनके परिजनों से क्या बात होती थी? आपकी आय पर आपके परिवार में कितने लोगों का हिस्सा या खर्च है? सुशांत के साथ आप कब से रह रही थी? कभी अनबन भी होती थी? सुशांत को क्या कोई बीमारी थी? मानसिक तौर पर कोई परेशानी थी? सुशांत के पैसों पर आपका हक किस तरह का था? मुंबई में आपने 2 प्रॉपर्टी खरीदी, उसके लिए फंड कहां से आए? क्या सुशांत ने कोई वसीयत भी बनवाई है? प्रवर्तन निदेशालय के ज्वाइंट डायरेक्टर सत्यव्रत कुमार ने खुद रिया से सवाल पूछे। वैसे शुक्रवार को रिया की सीए श्रुति मोदी से भी ईडी ने पूछताछ की। इस मामले में सुशांत के सीए से ईडी पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब इस पूरे मामले में ईडी रिया के परिवार को भी समन भेज सकती है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से शंकर आनंद के साथ मुंबई से अमित राय की रिपोर्ट। वहीं रिया चक्रवर्ती के 1 साल के कॉल डिटेल से भी कई बड़े खुलासे हुए हैं और इससे कई अहम जानकारियां हाथ लगी हैं। रिया के साथ जो सुशांत मौत मामले में आरोपी बनाए गए उनसे रिया ने कई बार लंबी लंबी बातचीत की। आइए जानते हैं रिया की कॉल डिटेल से निकले 14 बड़े खुलासे। जानकारी के मुताबिक पिछले 1 साल के दौरान सुशांत को 142 बार रिया ने कॉल किया। वहीं सैंडी नाम के शख्स से रिया ने 537 बार बात की 1 साल में, जबकि अपने पिता से 1122 बार फोन पर बात की। सुशांत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। सुशांत सिंह राजपूत के स्टाफ को 502 बार कॉल किया। वहीं अपने भाई शोविक चक्रवर्ती से 800 बार फोन पर बात की, जबकि रिया ने अपनी मां से 890 बार बात की, 890 बार कॉल किया। सुशांत के सेक्रेटरी से 148 बार बात की। अंदाजा आप लगा सकते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत से कितने कम बात की। महेश भट्ट से रिया ने 16 बार बात की है 1 साल में। मुंबई के डीसीपी अभिषेक त्रिमुखे से भी 4 बार बात की। बांद्रा के डीसीपी, ये एक बड़ी बात है। और 21 जून से 18 जुलाई के बीच डीसीपी से बात हुई है। जाहिर है सुशांत केस को लेकर कई सवाल सुलग रहे हैं। सुशांत केस के तार अब दिशा सालियान से भी जुड़ रहे हैं, लिहाजा कई सवाल लोगों के जहन में कौंध रहे हैं। सुशांत केस की गुत्थी सुलझने की बजाय उलझती जा रही है। इस पूरे मामले में कई सुलगते सवाल भी उठ रहे हैं। पहला सवाल ये कि दिशा सालियान का पोस्टमार्टम 48 घंटे तक क्यों नहीं हुआ। सवाल नंबर 2, सुशांत केस में 40 दिन बाद भी एफआईआर मुंबई में क्यों नहीं दर्ज हुई। रिया ने 16 जुलाई को
ट्वीट कर सीबीआई जांच की मांग की, फिर इनकार क्यों किया? सवाल नंबर 4, क्या सुशांत की डायरी से कुछ पन्ने गायब हुए? क्योंकि सुशांत के परिवार के वकील का दावा है कि डायरी से कुछ पन्ने गायब हैं। हालांकि इस बात का खुलासा नहीं हो पाया है कि डायरी के पन्ने में किसका नाम लिखा है। सवाल नंबर 5, डिप्रेशन को लेकर अलग अलग बयान क्यों? जबकि सुशांत के असिस्टेंट रह चुके अंकित आचार्य का कहना है कि सुशांत कभी डिप्रेशन में आने वाले व्यक्ति नहीं थे। वो भूत प्रेत पे विश्वास एकदम नहीं रखते थे, अपना कर्म पे विश्वास रखते थे एंड जो एस्ट्रोनॉट है उन पे विश्वास रखते थे कि हमको ये करना है, साइंटिस्ट के ये करना है। एंड वो लिखते रहते थे, कुछ अपनी माँ के बारे में लिखते रहते थे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते रहते थे, गेम खेलते रहते थे बस। और ये भूत प्रेत पे कोई विश्वास नहीं रखता और उस समय डिप्रेशन भी उनका नहीं था। जाहिर है जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे तब तक सुशांत केस का सस्पेंस बरकरार रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। सुशांत सिंह राजपूत के पिता केके सिंह की एफआईआर के बाद प्रवर्तन निदेशालय की जांच तेज हो गई है। मनी लॉन्ड्रिंग की जांच मामले में सुशांत की बिजनेस मैनेजर श्रुति मोदी से भी पूछताछ हुई। श्रुति मोदी से करीब 5 घंटे तक ईडी ने पूछताछ की। पटना में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग केस समेत सीबीआई जांच में श्रुति का नाम भी शामिल है। श्रुति मोदी जुलाई 2019 से लेकर फरवरी 2020 तक सुशांत की बिजनेस मैनेजर थीं। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात हो रही है उसके ऊपर कुछ कहना है आपको? ऑलरेडी गिवन माय स्टेटमेंट टू द डिपार्टमेंट। जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज की बात हो रही है उसके ऊपर कुछ कहना है आपको? ऑलरेडी गिवन माय स्टेटमेंट टू द डिपार्टमेंट। और उसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।